देख JCERT सिविक्स क्लास 9 कर चैप्टर 4 है संस्थाओं का कामकाज पाठ करना है। पहला सवाल है, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? राष्ट्रपति बनबे क्या करबे? तो कौन में ऑप्शन दे, अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। फिर बात करते लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कर सकते हैं। मंत्रिमंडल में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं। इधर सही उत्तर है ग नंबर, यानी दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कर सकते हैं। जबरदस्ती थोड़ी हुई, राष्ट्रपति बनी तो कुछ नियम कानून है, फिर तब चलेगा। दूसरा सवाल बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? देखिए, जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव, गृह मंत्री और पुलिस महानिदेशक। तो इधर में गृह मंत्री जो है वो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तीसरा नंबर बोलता है, न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है? न्यायपालिका के बारे में संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। दूसरा है ख नंबर में, अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है। ग नंबर बोलता है, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। और घ नंबर बोलता है, अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह अदालत में जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क नंबर, संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। देखो, चौथा सवाल है, निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है ना? कौन सा राजनीतिक संस्था? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद। तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद। संसद जो है ना वो देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। ठीक है। पांचवा सवाल बोलता है, उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार जारी किया होगा। देखो, क नंबर में बोलता है, देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है। तो ये किसके तहत आएगा? ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आएगा। ठीक है। ख नंबर में, ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएं सुलभ कराई जाएगी। तो टेलीफोन विभाग माने ये हो जाएगा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। गाँव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाली चावल और गेहूं की कीमतें कम हो जाएगी। तो ये कृषि, खनन और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से रिलेटेड है। और घ नंबर बोलता है, पल्स पोलियो अभियान शुरू किया, यानी ये स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, सब पर अलग अलग मंत्रालय है। ऊंची पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों के भत्ते बढ़ाए जाएंगे, ये हो गया रक्षा मंत्रालय। छठवां सवाल बोलता है, देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनीतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती है। जिससे कम है, सड़क, सिंचाई तथा बुनियादी ढांचों के विकास और नागरिकों की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा। तो ये हो जाएगा लोकसभा यानी वित्त मंत्रालय। तो ऐसा कोड़ी मतलब वित्त मंत्रालय। ठीक है। क में, स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श करती है। ये तो संसद करती है, यही उसका आंसर है। इस तरह से लिख दिए हैं आंसर लिख के लिख सकते थे हम लोग संसद, लेकिन यही आंसर इसका हो गया संसद। ठीक है। दो राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय लेती है, कानून पर, यानी ये हो गया सर्वोच्च न्यायालय, हाईकोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट। यही इसका उत्तर हो गया। भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयासों के बारे में सूचनाएं मांगते, ये कार्यपालिका इसका आंसर हो जाएगा। सातवां सवाल बोलता है, भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता? निम्नलिखित 4 जवाबों में से सबसे सही को चुनकर अपनी पसंद के पक्ष में कारण दीजिए। मैंने खैर को बताया कि हम लोग प्रधानमंत्री को हम लोग जनता सीधे क्यों नहीं चुन सकती है। तो क नंबर देखो, संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। हम बोलता है, लोकसभा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें हटा सकती है। बोलते, चूंकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लिहाजा उसे जनता द्वारा चुने जाने की जरूरत नहीं है। और घ नंबर बोलता है, प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव में बहुत ज्यादा खर्च आएगा। ये कारण इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर, यानी सर्वथा उपयुक्त है। क जो है ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त हो। यह उसे कठपुतली या तनाशा बनने से रोकता है, क्योंकि उसे मंत्रिपरिषद के साथ काम करना पड़ता है। तो इशारे पे थोड़ी नाची हूँ। 8वां सवाल बोलते हैं, 3 दोस्त एक ऐसी फिल्म देखने गए जिसमें हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है, राज्य में बहुत से बदलाव लाता है।
इमरान ने कहा कि देश को इसी चीज की जरूरत है। रिजवान ने कहा कि इस तरह का बिना संस्थाओं वाला व्यक्ति का राज खतरनाक है। शंकर ने कहा कि यह तो एक कल्पना है, कोई भी मुख्यमंत्री एक दिन में कुछ नहीं कर सकता है। ऐसी फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है? एक दिन बेंगलुरु मुख्यमंत्री बहुत फिर बदलाव लाने लगता, क्या संभव है? तो संभव कहाँ से? फिल्म में संभव है। तो ऐसी फिल्म अव्यवहार्य तथा अलोकतांत्रिक है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए सत्ताधारी लोगों का अनुमोदन आवश्यक होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के उपरांत की जाती है। साथ ही सुधारों के लिए अत्यधिक योजना बनाने की जरूरत होती है। मैं भी शंकर से सहमत हूँ, राज्य में बदलाव लाने के लिए एक दिन काफी नहीं होता है। 9 नंबर बोलता है, देखो, एक शिक्षिका छात्रों की संसद के आयोजन की तैयारी कर रही थी। उसने 2 छात्राओं को अलग अलग पार्टियों के नेताओं की भूमिका अदा करने को कहा। उसने उन्हें विकल्प भी दिया, यदि वे चाहे तो राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल की नेता हो सकती थी, और अगर चाहे तो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल की, राज्यसभा लोकसभा दोनों के। अगर आपको यह विकल्प दिया जाए तो आप क्या चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? है ना, इसका आंसर देखो। मैं कृत्रिम लोकसभा को प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा अधिक शक्तिशाली होता है। लोकसभा की से ज्यादा शक्तिशाली है, चलो उसका प्राथमिकता दे। देखो कारण देख, कोई भी सामान्य बिल दोनों सदनों द्वारा पास किया जाना आवश्यक है, किंतु लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण बहुमत का निर्णय मान्य होता है। दूसरा है, वित्तीय मामलों में लोकसभा की शक्तियां अधिक होती है। वित्तीय बिल केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। देश के प्रशासन को चलाने के लिए सारा धन लोकसभा द्वारा ही प्रदान किया जाता है, यानी लोकसभा मंत्रिमंडल को नियंत्रित करती है। लोकसभा पावरफुल है तो नियंत्रित कर रही। लोकसभा के सदस्य योग्य मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, माने जो योग्य मतदाता रहे प्रत्यक्ष रूप से उसको चुनता है करके लोकसभा के सदस्य। ठीक है। 10वां नंबर ये लास्ट है। आरक्षण पर आदेश का उदाहरण पढ़कर 3 विद्यार्थियों की न्यायपालिका पर अलग अलग प्रतिक्रिया थी। इनमें से कौन सी प्रतिक्रिया न्यायपालिका की भूमिका को सही तरह से समझाती है? 3 है, कौन सही तरह समझा उसको बताएगा न्यायपालिका पर। ठीक है ना। पर देख, श्रीनिवास का तर्क है, श्रीनिवास आदमी का नाम है, कहत है कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के साथ सहमत हो गई है, लिहाजा वह स्वतंत्र नहीं है। और अंजया का कहना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, क्योंकि वह सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती है। न्यायपालिका है तो सुना सकेलू, स्वतंत्र रहेला। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन का निर्देश दिया। और 2 नंबर बोलता है, विजया का मानना है कि न्यायपालिका न तो स्वतंत्र और न ही किसी के अनुसार चलने वाली है, बल्कि यह विरोधी समूहों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाती है। ये तो गलत है। न्यायालय ने इस आदेश के समर्थकों और विरोधियों के बीच बढ़िया संतुलन बनाया। आपकी राय में कौन सा विचार सही है? मेरे राय में तो अंजया वाला है। 6 नंबर, न्यायपालिका की भूमिका के बारे में अंजया का विचार सही है। अंजया क्या बोलते हैं? न्यायपालिका स्वतंत्र है, क्योंकि वो सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन का निर्देश दिया है। इसी के बाद एक बात खत्म होता है। इसी के साथ